अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा ना खुलने के बाद इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला था, मगर अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार होते जा रहे हैं और मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के फौरी इनेकाद पर खदशात बढ़ गए हैं। और ये सवाल भी उठ रहा है कि कौन है जो इमरान खान से PTI की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं होने दे रहा है और मुज़ाकराती अमल को डीरेल करना चाह रहा है, क्योंकि 2 जनवरी को मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते यानी रवां हफ्ते मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा, जिसमें PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। मगर आज 5वें दिन भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। हालांकि इस दौरान खुद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन भी मुलाकात की तारीखें दे रहे थे। पहले इतवार को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि पीर को मुलाकात करवा दी जाएगी। फिर जब कल पीर को मुलाकात नहीं हुई तो हमारे प्रोग्राम में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि मंगल को यानी आज ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। पीर को मुलाकात ना करवाने की वजह यह भी हो सकती है, उन्होंने कहा कि ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी को दोबारा शिकायत ना हो। मुलाकात कब हो जाएगी ताकि ये मामला आगे बढ़े मुज़ाकरात का? हम जो ही इनसे वादा करते हैं हम कम्युनिकेट कर देते हैं अथॉरिटीज़ को, वजारत दाखिला को, वज़ीर आज़म साहब को। अब इंतज़ामी मामलात में एक आध दिन ऊपर तले हो सकता है, लेकिन उनकी मुलाकात हो जाएगी मंडे को। और हमने ये भी कहा है कि उनकी तसल्ली या इत्मीनान के मुताबिक एनवायरनमेंट दी जाए, माहौल दिया जाए जहाँ वो खुल के बात कर सकें। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसकी। ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग हैं जो सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को। क्या दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि अगर आज नहीं हुई मुलाकात तो सुबह जरूर हो जाएगी। आज जो डिले हुई है शायद उसमें यही चीज होगी कि उस मुलाकात के कोई अरेंजमेंट्स इस तरह से किए जाए कि मुज़ाकराती कमेटी को दोबारा जो है ना वो कोई गिला ना हो। मगर फिर पीर भी गुजर गया, आज मंगल भी गुजर गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। इस पर तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग में उसी सूरत में बैठेंगे कि जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। साथ ही तहरीक इंसाफ ये तासुर भी दे रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तो चाहते हैं कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो जाए, मगर ताकतवर हल्के मुलाकात में रुकावटें डाल रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली या फिर इस फोरम से बढ़कर कोई ताकतवर है कि मुलाकात बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना, वरना कोई वजह नहीं है कि हमारी मुलाकात ना हो। और अगर मुलाकात नहीं होती तो हम अगली नशिस्त में नहीं बैठेंगे। उनके 5 दिन हो गए हैं, आपने उनकी कमेटी को एक्सेस नहीं दी। और नून लीग की तरफ से भी कुछ लोगों ने, सनाउल्लाह साहब ने, स्पीकर साहब ने, मैंने सुना है कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिर कौन है जो उन्हीं की हुकूमत के नीचे जो जेल है उसमें एक्सेस नहीं ग्रांट कर रहे। कुछ लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इन मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में इस डेडलॉक के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तय हुआ था कि तीसरी मीटिंग तब होगी कि जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन हमें अभी तक इत्तला नहीं मिली कि कल हमारी मीटिंग होने जा रही है। जबकि उमर अयूब ने कहा कि अभी तक इमरान खान से हमारी मुलाकात ना करवाना हुकूमत और उसके इरादों पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद 2.5 लाख का दरवाजा खोला था। 2 मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग के लिए पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। हमारा बड़ा क्लियर मुकफ है कि हमें इमरान खान के पास अनफेटर्ड अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए। अभी तक वो या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। तहरीरी मुतालबात का हमने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारा एक्सेस इमरान खान तक होगा, उनके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद होगा। उमर अयूब ने भी मुतालबा किया कि इमरान खान और हमारे कैदियों के जमानतों के मामलात में प्रोसिक्यूटर्स रुकावट ना डालें। अदालतों में जमानतों के केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग मुदाखलत करते हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने असीरान हैं बशमूल इमरान खान, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, न कोई डील है न डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं। उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए। इस वक्त मुज़ाकरात तात्तुल और मसाइल का शिकार हो गए हैं। मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं, मगर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक मुज़ाकरात मस्बत चल रहे हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा।
सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं, बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पे कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। एक तरफ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार है, मगर दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान कुछ अरसे से दावा कर रहे थे कि उन्हें बनी गाला या पेशावर मुंतकली की ऑफर आ रही है, जिसे वो मुस्तरद कर रहे हैं। इस पर सवाल उठ रहा था कि किसकी तरफ से और किसके जरिए इमरान खान को ये ऑफर दी गई। इस हवाले से आज द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है और इस खबर में अली अमीन गंडापुर का नाम लिया गया है और बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इमरान खान को पेशावर मुंतकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मानी। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया है कि बाखबर ज़राए का कहना है कि बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इसे कबूल नहीं किया। ये मुतालबा गुज़िश्ता साल नवंबर में दोनों फरीक़ैन के दरमियान होने वाले बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान किया गया था। ज़राए का इसरार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इमरान खान को रावलपिंडी जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कराना चाहते थे, लेकिन दूसरे फरीक ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। ताहम जब द न्यूज़ ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद की और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर तो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इमरान खान को पेशावर मुंतकिल किया जाए, लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। ऑफर्स हुई है, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स से कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निज़ाम चलने दें। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए? 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर आप इमरान खान जाएंगे? हाँ। अलीमा खान के इस बयान पर आज यू न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवाल किया तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान करमराजन ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। कल इमरान खान ने खुद एक सवाल के जवाब में बताया था कि ये कोई बाज़ाब्ता बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं से उड़ाई जाती है। मुज़ाकराती कमेटी के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि बैकडोर कोई राब्ते नहीं है और इस तरह से जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं पार्लियामेंट के फोरम पे ये मुज़ाकराती कमेटी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हाउस अरेस्ट जो कि बनी गाला में उसके यहाँ पर लेकर आए, तो हम ये समझें कि शायद पीटीआई की क़यादत या अलीमा खान दुरुस्त क्या कह रही हैं या पीटीआई की क़यादत को मुकम्मल मुझे जवाब देने नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कल ये इमरान खान साहब से जेल में भी सवाल हुआ था, उन्होंने यही कहा कि ये बात उड़ाई जाती है, कहीं ना कहीं से आती है, ये कोई बाज़ाब्ता बात नहीं है, ये सेकंड हैंड किस्म की बात है। ना बुशरा बीबी के ना इमरान खान साहब के किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा जो बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी करे, टीम करे, ताकि पूरी कौम के सामने हो कि हम कहाँ खड़े हैं। हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अलीमा खान साहिबा के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं और मुसलसल सामने आ रहे हैं। ये खबरें बैक टू बैक दी थी द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अंसार भाई साहब, एक कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ की तरफ से, कभी दावा कर दिया जाता है, फिर कुछ रहनुमा कहते हैं नहीं हमारे इल्म में नहीं है, फिर अलीमा खान साहिबा कोट करती हैं इमरान खान साहब को, मगर फिर इमरान खान साहब को ही कोट करके सलमान करमराजन साहब कहते हैं कि नहीं जी उड़ाई की गई बातें हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है? देखें, ये जो 24 नवंबर का जब इनका लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद की तरफ, तो ये बेसिकली उस वक्त जो बैकग्राउंड कॉन्टैक्ट हुए थे और उसी के कंसिक्वेंस में आपको पता है कि इनकी मीटिंग्स भी होती रही, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर जो हैं गौहर अली खान साहब, इनको फैसिलिटेट किया जाता रहा, बल्कि बैरिस्टर साहब भी थे उसमें एक मीटिंग में। और इनकी मीटिंग जो होती रही इमरान खान साहब के साथ, और बैकग्राउंड में ये मीटिंग फिर हुकूमत के एक वजीर के साथ और एक और अहम शख्सियत के साथ, और उसमें कुछ मीटिंग, एक आध मीटिंग एक ऑफिशियल मीटिंग की थी। सो उनके साथ जो मीटिंग हो रही थी बेसिकली वहां पे ये आपस में डिस्कस करते रहे थे। और संज्ञानी वाला जो ऑप्शन था वो हुकूमत की तरफ से दिया गया था कि आप संज्ञानी में रुक जाएं तो फिर हम डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे इमरान खान साहब के पास जब ये गंडापुर साहब और ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब गए, तो वहां पे इनका ऑप्शन था, ये प्रपोजल था कि अगर हम इस किस्म का प्रपोजल हुकूमत से, मतलब है कि
ये हम डिमांड करते हैं कि हमें इस किस्म का ऑप्शन दे कि जी हमें हाउस अरेस्ट जो है, और वो ख़ास तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब इंसिस्ट करते रहे हैं, और उन्होंने जो ऑफिशियल्स के साथ भी या हुकूमत के साथ जो बात की, उन्होंने यही कहा कि उनको KPK में शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ पे उनकी तरफ से इनकार हुआ। लेकिन इमरान खान बेसिकली ये सारा आपको पता है कि वो डायलॉग की तरफ वहाँ पे रास्ता एक निकलना था, और अगर संजानी में रुकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज के ऊपर जो कि जिससे डिसअपॉइंटमेंट बल्कि अली अमीन को भी हुई और बैरिस्टर गौहर साहब को भी हुई, वो ये था कि इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरी रहाई जो है वो जुम्मे वाला दिन मेरा बनता था, शायद 24 या 25 व्हाटएवर जो भी डेट थी, कि जुम्मे तक मेरी रहाई हर हाल में होनी चाहिए। सो वो हुकूमत ने बात मानी नहीं, और उसकी वजह से ये सारे का सारा फिर आगे से बुशरा बीबी का जो आपको पता है लॉन्ग मार्च, वो इस्लामाबाद की तरफ और डी चौक की तरफ आ गए। तो उसके बाद फिर जो भी हुआ 26 मार्च, वो सबको मतलब वो नॉन फैक्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये कोई ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं थी, बल्कि ये एक प्रपोजल था जो कि प्रपोजल अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया था। और इसको सिर्फ वहां पे नहीं बल्कि एक और भी एक मीटिंग हुई थी, सरकारी मीटिंग, तो वहां पे भी अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी एक शख्सियत के साथ, हुकूमत के किसी रुकन के साथ उन्होंने ये बात की थी, और वहां पे भी उनको ये कहा गया था कि ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब बात आगे बढ़ रही है, अब मामला ये हो गया है अंसार भाई साहब के राना सना साहब ने कहा कि आज मुलाकात हो जाएगी, उससे पहले फराज सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे, मगर मुलाकात हो नहीं रही है, और PTI भी हुकूमत पर नहीं तनकीद कर रही कि कुछ लोग अनासी ने जो नहीं चाहते। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे, माहौल ठीक लग रहा था। कल इमरान खान साहब की तरफ से जो मीडिया के लोगों से बात की गई, बड़ी बराह रास्त तनकीद की उन्होंने, फिर ट्वीट कर दिया, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया जो PTI का वो पूरा शुरू हो गया। क्या अचानक कुछ दरमियान में गलत हुआ है कि मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, इमरान खान साहब भी और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए? अच्छा देखें शाहजेब साहब, ये पहले आप एक बेसिक बात समझ लें कि ये तीन प्लेयर्स हैं। एक है PTI, और PTI की डायरेक्ट लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर तीसरा प्लेयर गवर्नमेंट है। अब इसमें जो PTI आप जो कह रहे हैं, PTI की जो शिकायत है, नाम नहीं ले रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही ज़ाहिर जिक्र कर रहे हैं कि जी उनकी तरफ से ये रुकावट डाली जा रही होगी। ये मैं भी प्रिज्यूम कर लेता हूँ, आप भी प्रिज्यूम कर लें, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि क्या ये डायलॉग प्रोसेस अगर हुकूमत के साथ करते हैं तो ये डायलॉग प्रोसेस कामयाब हो सकता है? जिस वक्त तक इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट और इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया, PTI का जो सोशल मीडिया है, और फिर जो इनके बाहर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो फौज के ऊपर, वो आर्मी चीफ के ऊपर, और फिर पाकिस्तान के, मैं आप पाकिस्तान के रियल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्ज करें न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, इस तरह इकॉनमी हो गई, इनके ऊपर अटैक किया जाता है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या किसी भी तरीके से ये डायलॉग जो भी कुछ कर ले हुकूमत, क्या ये कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मेरी नजर में नहीं हो सकते। हुकूमत को भी इस बात का पता है, और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है PTI की, उन लोगों को भी इस बात का पता है। उन्होंने इमरान खान साहब को, कुछ लोगों ने ये दरख्वास्त भी की थी कि प्लीज आप जो आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप बाहर से यहाँ पे वापस ले आए। हमें एक एडिटोरियल बोर्ड, उन्होंने बात की कि हम कुछ लीडर जो हैं एक कमेटी बना दें कि जो उस ट्विटर अकाउंट को, आपके ट्विटर अकाउंट को, उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी उसको चलाया करे, और प्लस हमारे सोशल मीडिया को एक शट अप कॉल मिलनी चाहिए, ताकि वो जो लोग फौज से आपकी डायरेक्ट लड़ाई कराते हैं, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर तो इस लिहाज से उनको कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने पॉजिटिवली उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो ये बात सबको पता है, मुझे भी और आपको भी, कि जब तक जो असल लड़ाई है, उस लड़ाई के खात्मे के लिए कुछ CBMs, और जो 19 तारीख को मैं आपको बताऊं, दिसंबर में एक बैकग्राउंड में मीटिंग हुई थी, ये जो फॉर्मल मुज़ाकरात हुए, इससे पहले वहां पे भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस कन्वे की थी PTI को, PTI के लिए, मतलब है कि क्या रिजर्वेशंस हैं, और उनको ये बताया गया था कि जी अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं या अपने लिए स्पेस पैदा करनी है, तो आपको जो है वो कुछ CBMs करने पड़ेंगे, और वो CBMs यही वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि फौज, आर्मी चीफ, मतलब टॉप कमांड फौज की, प्लस इकोनॉमी। और फिर वही वाली बात फिर जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं आपको, कि जाहिर है देखें कि ये तो नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि आपको इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठा देंगे। सो ये एक और बात की, ये जो निजाम है, इस निजाम के चूंकि आप स्टेक होल्डर्स बहुत हैं, आपको पता है जो मेन स्टेक होल्डर्स उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं। सो आप क्या इन सब को फारिग करके तो उनको लेके आ सकते हैं PTI को? इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो सकती है। सो ये निजाम इसी तरह चलने की बात, हुकूमत भी यही बात कर रही है, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी बिल्कुल इसी किस्म का व्यू है कि ये निजाम इसी तरह चलता रहे।
सब तो एज ऑफ नाउ जहां चीजें खड़ी हैं, ये समझा जाए कि अब ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ पाएंगे या ब्रेक थ्रू हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा, देखें मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी और उसमें यह था कि हुकूमत की तरफ से एक ये जो बनीगाला वाली बात, हाउस अरेस्ट बेशक बनीगाला हो या केपीके हो व्हाटएवर, ये ऑफर दी जा सकती है और ये मुझे हुकूमत की कमेटी के एक अहम शख्सियत ने बताई थी और उनका ये कहना था कि हम ज़ाहिर है हुकूमत के साथ डायलॉग, हम पीटीआई के साथ डायलॉग कर रहे हैं उस कमेटी में और जाहिर है अब जाके कुछ अंडरस्टैंडिंग्स करेंगे, वो जो डिमांड्स आएंगी, अब कुछ बात वही वाली बात कि कुछ उनको आगे आना पड़ेगा, कुछ इनको पीछे हटना पड़ेगा, कुछ उनको अपने डिमांड्स कुछ उनको विड्रॉ करनी पड़ेंगी। उस लिहाज से जो बात की जाएगी अल्टीमेटली आगे चल के वो यही वाली बात है, आप देख लें। और ये बात इनके डिफरेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी, कुछ मेरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बात की थी कि कैंपेन्स बाहर की, फिर फौज इदारे, ये वो अटैक वाली बात जो कि देखें जब तक ये बुनियादी कि इमरान खान साहब और पीटीआई का सोशल मीडिया अगर खामोश होता है तो फिर ये है कि जी इस किस्म की ऑफर हो सकती है, वरना बनीगाला शिफ्ट कर दिया और इमरान खान साहब का यही इसी तरह से वो चलते रहे और ये इसी तरह उनका ट्विटर अकाउंट, इसी तरह उनका सोशल मीडिया, इसी तरीके से उनके जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये तो डील ना हुई। अब ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी फिर उसमें गारंटी कौन देगा, कौन गारंटर होगा इमरान खान साहब का, एक तो ये एस्पेक्ट, और दूसरा बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब के हवाले से। आपको पता है जो भी कुछ हुआ पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर नई इस्टेब्लिशमेंट आई, इनके साथ जो हुआ, तो अगर एज अ होल फौज को देखा जाए इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट का जो ट्रस्ट लेवल है इमरान खान साहब के हवाले से दैट इज कंप्लीटली शैटर्ड, बिल्कुल मेरा ख्याल है को जीरो है। तो अब ये है कि उनके ऊपर कैसे एतमाद किया जाए। सो ये मुश्किलात डेफिनेटली हैं। तो अब इन मुज़ाकरात से हुकूमत जाहिर है उनको, मेरी ज़ाती राय में जाहिर है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, यही वाली बात कि आपने अपना एग्रेसिव पोस्चर, फिर एजिटेशन, ये वाली पॉलिटिक्स के जी आप जिसमें वायलेंस भी आ जाती है, ये सब कुछ, इस सब के साथ साथ ये नेगोशिएशंस, ये भी अगर सब कुछ चलता रहे फिर साथ में नेगोशिएशंस, तो वो फिर इस तरह कामयाब मेरा नहीं ख्याल है कभी भी नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब, इस वाले से अपना तज़किया दे रहे थे, अंदर की बात बता रहे थे। सेनेटर तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग, हमारे साथ मौजूद। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब कौन है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा है? राना सना साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा मुलाकात हो जाएगी, आज भी नहीं हो सकी। अब तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि स्पीकर साहब कोशिश की, राना साहब ने कोशिश की, मगर कोई है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा है। क्या हुकूमत बेबस हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, पीटीआई खुद इसकी जिम्मेदार है। जब आप प्री कंडीशंस रखें कि एक कैदी की मुलाकात इस तरह हो कि वहाँ ना कोई सिक्योरिटी वाला हो, ना कोई सर्वेलेंस हो, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी का माहौल पैदा करके दिया जाए, तो ऐसी मुलाकात किसी कैदी से, किसी मुजरिम से नहीं हो सकती। जो मुलाकात भी होगी वो उसी SOP पे होगी जो कि जेल मैनुअल में दिए गए, और उसके बाद उसके अलावा तो मुलाकात नहीं हो सकती। और बाकी रही बात कि इनके बहुत सारे लोग मगर गंडापुर समेत मुलाकात आप तो ये कह रहे थे कि ये मुलाकात, आपके रहनुमा कह रहे थे कि जैसे पीटीआई चाहती है एक तवील मुलाकात हो जाए, वुकला ने भी कहा कि जी हमारा जो टाइम है उस दिन भी पूरी तफसील से कमेटी की मुलाकात हो जाए। ये तो राना साहब ने, दीगर रहनुमाओं ने कहा। अब आप कह रहे हैं जैसे ये चाह रहे हैं वैसे मुलाकात नहीं हो सकती है, इसलिए मुलाकात नहीं हो रही है। देखिए बहुत सारी प्री कंडीशंस आप देखें ना इन्होंने लगा दी हैं, और उसके बाद इनसे ये भी डिसाइड नहीं हो पाता कि किसने मिलना है किसने नहीं। बहुत सारे इनके अलीमा खान आज भी मिली हैं, इसी तरह गंडापुर साहब हैं, ऑफ एंड ऑन मिलते रहते हैं। जो लोग इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिससे खान साहब मिलना चाहते हैं और वो मिलते हैं। और बाकी ये वाली मुलाकात जो कि स्पेसिफिक हालात और अपनी मर्जी की कंडीशन में करना चाहते हैं, तो ऐसी मुलाकात तो शायद हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि करवाई जा सके। तो दरअसल फिर तो ये हुआ कि आपके जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि जी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, यानी मुज़ाकराती कमेटी ने मान लिया। उसके बाद जब वो ऊपर मामला लेके गए हैं तो नहीं माना गया। ये हो रहा है इस वक्त। नहीं देखिए, बिल्कुल ऊपर और कमेटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक तो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात इनकी पहले भी हुई है और उसी तरह की मुलाकात हो सकती हैं, लेकिन कोई प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। मगर आप ये देख लें कि इनके कॉल ऑफ फेल का तजाद देखें। एक यानी ये कहते लोगों को ये है
कि बानी पीटीआई तो अपनी रहाई के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो बगैर मुलाकात के भी बाकी लोगों की रहाई या दूसरी चीज़ों पे बात हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि पूरे का पूरा मरकज़ी नुक्ता ही ये है कि मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए, यानी दो ही कंडीशन है, मैं माफ़ी माफ़ी माफ़ी, और अपनी ज़ात के गिर्द घूमता है। किसी आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कोई चीज़ इनके उस पूरे के पूरे मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। अगर ऐसा है समझते हैं, अगर ऐसा है तो इमरान खान साहब के अकाउंट से जो कल ट्वीट किया गया, या फिर उन्होंने खुद जो सहाफ़ियों से बात की बराह रास्त तनकीद अस्करी क़यादत पर, शहबाज शरीफ साहब पर, वो ना करते। अगर वो इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो वो फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में और अपने सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो मिन्नतें कर रहे हैं कि उनके सारे कार्ड जो है वो फ्लॉप हो गए। 26 नवंबर का हो, 9 मई का हो, इलेक्शन में कामयाबी के लिए कोशिश की गई हो, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए हो, और IMF का ख़त लिखे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और ऐसी पोजीशन पर धकेलना हो कि जहां पर उनकी मुतालबात मान लिए जाएं, तो ये सारे नाकामी के बाद अब उनके पास और कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए, नहीं तो पहले तो वो कहते थे हम तो बात ही नहीं करेंगे इस हुकूमत से, और वो हुकूमत जो जाली है, जिसका मैंडेट पर सवालिया निशान है, अब मैंडेट पे सवालिया निशान कहाँ गया? अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो तस्लीम कर चुके हैं, हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, फॉर्म 47 और 45 की बहस ख़त्म कर चुके हैं। अब मामला क्या है, नुक्ता क्या है? सिर्फ एक कि किसी तरह इनको NRO या इनको किसी तरह इन सजाओं जो हुई हैं या होने वाली हैं उनसे इनसे छुटकारा मिल जाए, और ये एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामला ये भी है कि ये एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई डील हुकूमत करना चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट कोई NRO करना चाह रही है, और खान साहब नहीं कर रहे, और ये ऑफर्स इन्हें की जा रही हैं जो बिल्कुल, मैं मुसद्दका तौर पे ये इसकी तरदीद करता हूँ, ऐसी कोई ऑफर या कोई इस तरह की चीज़ की नहीं गई। ये माहौल खुद से बनाकर एक झूठा बयानिया भी बाहर बना रहे हैं उसी मुज़ाकरात की आड़ में। नहीं, मगर अब मसला ये कि उन्होंने दो इल्ज़ाम लगाए थे आप पर। एक तो ये कि आपके पास मैंडेट नहीं है तो आपसे बात क्यों करें, ठीक है, उस बात से पीछे हट के आपसे बात कर रहे हैं। मगर एक और भी कहा था कि आप कठपुतली हैं तो आपसे बात करने का फ़ायदा क्या है? उससे वो पीछे हटे, उन्होंने बात की, मगर अब क्या साबित नहीं हो रहा है कि आप वाकई कठपुतली हैं? कि आपके जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं वो कह रहे हैं बात आगे बढ़ेगी, बड़ा अच्छा माहौल है, मुलाकात करेंगे, हो नहीं पा रही है, तो फिर कठपुतली साबित नहीं हो रहे हैं आप? देखिए, ये देखिए ना, मामला ये है, यहाँ पर ये तासर दे देना कि अगर पूरे सारे पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़े हैं तो उसको आप एक्सप्लेन किसी इस तरह करने की कोशिश करें, या फिर आप ये चाहें कि हुकूमत से आप बातचीत कर लें। 9 मई वाला मामला जो है, जो इतना बड़ी एक बगावत है, उससे किसी तरह माफ़ी मांग लें और ये तासर देने की कोशिश करें, तो ये तो नहीं हम होने देंगे। हम ज़िम्मेदार हुकूमत हैं। 9 मई की बगावत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, वो पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत नहीं, पाकिस्तान अदारों का मसला नहीं, वो रियासत का मसला है। तो ऐसी बात, हाँ, इस पे हम सारे एक पेज पे हैं, सारे हम ऑन बोर्ड हैं, और हमने ये जो मुज़ाकरात या कोई भी चीज़ इसमें जिसकी भी ज़रूरत है कि उसे ऑन बोर्ड होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट समेत, तो उसे हमें करते हैं और हम करते रहेंगे। आप जिस सेम पेज की बात कर रहे हैं, ऑन बोर्ड होने की बात कर रहे हैं, सब एक साथ होने की बात कर रहे हैं, अगर सब ऐसा है तो भी शहबाज शरीफ साहब को वसवसा किस बात का है? उन्होंने ये कहा कि सब अच्छा है और अच्छा चले, मगर वसवसे हैं, फिर वसवसे किस बात के हैं उन्हें? देखिए, मामला ये है कि एक तो बानी पीटीआई का कोई आदमी गारंटी नहीं कर सकता इनके कॉलो फेल की। दूसरी बात ये है कि हमें इनकी, ये हमेशा बातचीत करते हैं, हमेशा बातचीत, और उसको फिर हुकूमत की कमज़ोरी या उस बातचीत को इस्तेमाल करते हुए फिर ये आपको डॉज करते हैं या और झांसा देते हैं। तो ये इस तरह। और एक और बात, 9 मई, 26 नवंबर और 190 मिलियन जैसी पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी डकैती की माफ़ी ना हुकूमत दे सकती है, ना कोई और दे सकता है, और ना रियासत देगी। सो अगर मामला ये आ जाए कि इमरान खान अपने इन केसेस की माफ़ी ना चाहें और बाकी चीज़ों पे बातचीत आगे बढ़ाना चाहें, तो बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं है। बातचीत में डेडलॉक इनकी ज़ात का है, इनकी ज़ात के लिए इनके केसेस का है, इन पर होने वाली सज़ाओं की माफ़ी जो चाहते हैं उस पर है, तो इनकी वो है, अदरवाइज कोई डेडलॉक नहीं है।
पाकिस्तान के कौमी मफाद में बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम के लिए बात होनी चाहिए। क्या होगा? हाँ, माइनस एनआरओ बात हो, मतलब बात होगी या नहीं होगी, अब मुज़ाकरात का अगला दौर होगा या नहीं होगा, इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, इस वक्त पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो मुलाकात किसी प्री कंडीशन में नहीं करवाई जा सकती, जेन मैनुअल के तहत मुलाकात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो वक्त ज़ाया किया है वो इन्होंने खुद किया है, तहरीरी तौर पर कोई चीज़ नहीं देंगे और ये लिख पढ़ के उसके बाद आगे नहीं बढ़ा जा सकता उसके बगैर। अभी तक ये कंफ्यूज है या लोगों को भी ये डॉज करना चाहते हैं, उसी तरह जैसे लोगों को कहते हैं कि जी अमेरिका का जो यार है गद्दार है और खुद वहां से रहाई चाहते हैं। लोगों के बच्चों को ले आए कि पाकिस्तान में अमेरिका के गुलामों की हुक्मरानी है, उनके खिलाफ जिहाद करो, और खुद पीछे से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दौड़ गए। इसी तरह ये वाले मामले पे भी ये लोगों को तासर दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एनआरओ चाह रही है, और खुद हालांकि ये खुद बचते हैं कि लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे, लिख कर देंगे तो फिर लोगों के सामने वो तहरीर जो है वो फिर ये उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। तो मामला ये है इनकी जात का है, बानी पीटीआई अपने जाती केसेस में एनआरओ चाहते हैं। उनका डर तो ठीक हुआ ना, फिर आपके जहन में यही है ना कि लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे, आप यही करना चाहते हैं कि वो लिख कर दे दें और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें, सोशल दिखाएं जाके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि देखें इन्होंने लिख कर दे दिया है तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो उनका जो डर है वो गलत तो नहीं है? नहीं, दिखे ना, आप क्यों ऐसी कोई चीज़ लिख कर नहीं देना चाहते जिसको अवाम के सामने जस्टिफाई नहीं कर सकते? अवामी लीडर तो खुल के बात करते हैं, ये तो कहते थे कि पसे पर्दा पसे दीवार कुछ नहीं होगा, सब कुछ लोगों के सामने रखेंगे। तो किस बात की पर्दादारी है? क्यों आप अपने केसेस का एनआरओ या माफ़ी या उससे छुटकारा चाह रहे हैं? और अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्यों नहीं लिख कर देते कि आम आदमी की ज़िंदगी पर बात हो, दहशतगर्दी पर हो, इकोनॉमी पे हो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बात हो, इस पे तो कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया तलत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने दीगर केसेस को मुलतवी करते हुए सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान वजारत दिफा की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश हुए और अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने उनसे पूछा कि वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि कानून में इंसिदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के साथ इत्तफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अराकीन तक महदूद किया गया है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आइन के आर्टिकल 8 की ज़ैली शिक 3 फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को इस आर्टिकल में शामिल किया जा सकता है? आइन में शहरियों का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे शहरी। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि सवाल ही यही है कि फौज के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर शहरी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर दिया जाएगा? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है, उस पर कुछ नहीं कह सकता। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि यही तो सबसे अहम सवाल है। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सवाल का जवाब बहुत सादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा
कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई आम शहरी आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाए तो वो बुनियादी हुकूक के तहत आम अदालतों में किसी मामले को चैलेंज नहीं कर सकता। जब आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ की अंजामदही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। इस पर जैसे जमाल खान मंदूखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि फ़र्ज़ करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फ़राइज़ में खलल डालने के मुतरादिफ होगा? आपके दलाइल से डेफिनेशन इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक है। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का सवाल बहुत अहम है कि किसी चेक पोस्ट पर सिविलियन का तनाज़ा हो जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अदालत ने यहाँ समाअत का इख्तिताम करते हुए वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल अपने दलाइल जारी रखने की हिदायत कर दी। इस दौरान हफीजुल्लाह नियाजी, जिनके बेटे हसन नियाजी को मिलिट्री कोर्ट 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है, वो रोस्टम पर आ गए और अदालत से कहा कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया है लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा है। इस पर आईनी बेंच ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिमान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कि जेल मुंतकिल होने वालों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक का दिया था, पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। इस पर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 22 मुजरिमान को लाहौर जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। उन 22 लोगों के साथ जेल मैनुअल के तहत सलूक नहीं किया जा रहा है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अंडर ट्रायल कैदी नहीं, इन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं। इस पर आईनी बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि पंजाब हुकूमत हफीजुल्लाह नियाजी की शिकायत का जवाब दे। हफीजुल्लाह नियाजी ने आईनी बेंच को मजीद बताया कि 2 साल और 10 साल की सजाएं तो सुना दी गई हैं लेकिन तफसीली वजूहात फराहम नहीं की गई हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा अपनी बारी पर इस सवाल के हवाले से दलाइल दीजिएगा। ये कहते हुए अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस केस की 13 दिसंबर को होने वाली आखिरी समाअत में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए अपने हुक्मनामे में कहा था कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा और जिन मुल्जिमान को रिहाई नहीं मिल सकती उन्हें सज़ा सुनाने पर जेल में मुंतकिल किया जाए। इसके बाद 21 दिसंबर को फौजी अदालतों ने सिविलियन को 2 से 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई। फिर इसके बाद बैनुल-अक़वामी दबाव और तशवीश के बावजूद फौजी अदालतों ने 26 दिसंबर को मजीद 60 सिविलियंस को सज़ाएं सुनाई और तनकीद हुई। और ISPR ने कहा कि फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल हो गई है। इसके बाद 2 जनवरी को ISPR ने बताया कि फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 19 मुजरिमों की दरख्वास्त पर उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी गई हैं। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दावों और वादों के बावजूद कबायली ज़िला कुर्रम के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। रास्ते बदस्तूर बंद हैं, इमदादी काफिले अब भी रुके हुए हैं, धरना अभी तक जारी है और हुकूमत डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के तमाम मुल्जिमान को पकड़ने, रास्ते क्लियर करवाने और मुस्तकिल क़याम अमन में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता हफ्ते अनमुआहिदा होने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले ने सूरत हाल दोबारा ख़राब कर दी थी, जिसके बाद मुतासरा इलाकों तक ज़मीनी रास्तों से रसाई अब भी मुमकिन नहीं हो सकी है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि DC कुर्रम पर हमला अनमुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश है। लोअर कुर्रम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफिले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर जख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के मुआहदे को सबोटाज करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुर्रम में दफ़ा 144 लगाकर डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया था और मुतासरीन की मज़ीद इमदाद रोकते हुए जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया था, ताहम अब तक ऐसा नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए मुशीर एहतियात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा था कि कबायली मोअज़्ज़िज़ीन से कहा गया है कि अन मुआहदे के तहत हमलावरों को हमारे हवाले करें, लेकिन इसके बावजूद ज़िला कुर्रम में सूरत हाल यह है कि कबायली कशीदगी के बाइस
टल पाड़ा चनार रोड 3 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद बंद है, जिसके बाइस इलाके में अद्वियात और खाने पीने की चीजों समेत दीगर जरूरी अशिया की किल्लत बरकरार है। लोअर कुर्रम में धरना जारी है और मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने एक बयान में कहा है कि रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। कुर्रम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। 2 दिन पहले जिला कुर्रम में दफा 144 के तहत 5 से जायद अफराद के जमा होने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद करके असलहे की नुमाइश पर भी 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद कुर्रम के मुतासरा इलाकों के लिए काफिले की रवानगी मुलतवी कर दी गई थी और आज भी काफिला रवाना नहीं हो सका है और 4 दिन से बाल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर इजाजत मिलने के मुंतजिर हैं। काफिले में शामिल 80 गाड़ियों में सब्जी, फल और दीगर ज़रूरी सामान मौजूद था। ताहम अब खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियाँ वापस अपने इलाकों को रवाना कर दी गई हैं और नॉन फूड आइटम्स की गाड़ियाँ अब भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जबकि इलाके के लोग रास्ते खुलने और अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी अशिया की फरहमी के मुंतजिर हैं। आखिर ये क्या हो गया? कुछ परवाह नहीं करते हैं। आखिर क्यों? कोई दूसरों मुल्कों से हम आए हैं, इस 6 लाख आबादी पर रहम करके लोगों को राशन भेज। 32 दिन से इधर सऊदी से आया हूँ, अभी तक घर नहीं पहुँचा। टल के लिए तकरीबन 4-5 बार आया हेली के लिए, इसमें भी चांस नहीं मिला। कल परसों कनवाई था हफ्ते के दिन, वो भी चांस नहीं मिला। आज फिर आया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल पे जो इलाज है ये बिल्कुल नहीं मिलता है। वो एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे पर चिनार पर रहम करो, मेडिसन की ये जो हमारे मसला है इनको पूरा करे। यहाँ ना पेनाडॉल मिल रहे हैं, ना ग्रुपिन मिल रहा है, ना बच्चों के लिए एटम और क्लिनिल मिल रहे हैं। सूबाई हुकूमत से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रोड को जल्द अज जल्द खोल दिया जाए। अलमारी हाली पड़ी है, दिल का इलाज नहीं मिलता है, शुगर का इलाज नहीं मिलता और ब्लड प्रेशर की जो गोली वो नहीं मिलती है। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये मेडिसिन जल्द अज जल्द पहुँचाए। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान ने कहा है कि कमिश्नर कोहाट, आरपीओ कोहाट और डीसी कुर्रम के धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि कल तक मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और मुज़ाकरात कामयाब होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जिला कुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। सूबाई महकमा दाखिला की दस्तावेज़ात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पाड़ा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला किया है। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा, जबकि महकमा दाखिला वफाकी हुकूमत से पाड़ा चनार में FIA साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। टल पाड़ा चनार रोड की हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्स कायम की जाएगी, जिसमें 399 साबका एहलकारों को भर्ती किया जाएगा। कुर्रम में तमाम बंकर्स का खात्मा पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से किया जाएगा। हुकूमत कुर्रम के रिहायशियों से असलहा खरीदने पर गौर करेगी और कुर्रम में असलहा लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क कायम किया जाएगा। कुर्रम से एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में 1 फरवरी तक असलहा जमा किया जाएगा। असलहे का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जबकि असलहे की निगरानी जिला इंतजामिया के जिम्मे होगी। इससे पहले पाड़ा चनार प्रेस क्लब के बाहर 2 माह से जायद अरसे तक धरना दिया गया था और गुज़िश्ता रोज़ जिला इंतजामिया ने रोड बंद करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर धरना देने वाले 200 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले ही उनके पड़ोसी मुल्क कनाडा, जिस पर ट्रंप मुसलसल तनकीद करते रहे हैं और तंज़ी अंदाज में उसे अमेरिका की 51वीं रियासत भी करार दे चुके हैं, उसके वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 9 साल से ज़ायद के तवील इक़्तिदार के बाद इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। पीर को अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस मुल्क को अगले इलेक्शन में एक हकीकी इंतखाब का हक हासिल है और ये मेरे लिए वाज़ेह हो गया है कि अगर मुझे अंदरूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं एक बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकता। जबकि उन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट को भी 24 मार्च तक मुअत्तल कर दिया। Despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request and the House will now be prorogued until March 24th. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. 9 साल से ज़ायद अरसे तक कनाडा के वज़ीर आज़म रहने वाले जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफ़ा कनाडा के अवाम के लिए हैरानकुन नहीं है, क्योंकि
हालिया कुछ अरसे में न सिर्फ उनकी अवामी मकबूलियत में बहुत बड़ी कमी आई है, बल्कि पार्टी के अंदर से भी उनकी पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की गई है। और उनके पड़ोसी अमेरिका में ट्रंप की इलेक्शन में कामयाबी ने उनके मुस्तकबिल पर मज़ीद सवालात खड़े कर दिए थे। उनके इस्तीफ़े से जाहिर होता है कि वो रवां साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात में हार से बचने के लिए खुद ही पीछे हट गए हैं, जहाँ उनके जीतने की तवक्कात इंतहाई कम थी। जस्टिन ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी के सरबराह बने। उस वक्त लिबरल पार्टी कनाडा में तीसरे नंबर की जमात थी, मगर फिर 2015 में जस्टिन ट्रूडो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो नवंबर 2015 में उम्मीद के पैगाम के साथ इक़्तिदार में आए थे और फिर वो दोबारा फिर से मुंतखब होकर कनाडा के तवील तरीन वज़ीर-ए-आज़म में से एक बन गए थे। लेकिन उनकी मकबूलियत 2 साल पहले उस वक्त कम होने लगी जब कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद कनाडा में खाने पीने की अशिया और रिहाइश की कीमतों में इजाफा हुआ। 22 दिसंबर को जारी होने वाले सर्वे के मुताबिक कंजर्वेटिव्स को 45% फैसला साज वोटर्स की हिमायत हासिल थी, जबकि लिबरल और बाएं बाजू की डेमोक्रेट पार्टियों के पास सिर्फ 20% वोटर्स की हिमायत थी। अगर इलेक्शन में भी ऐसा नतीजा आया तो इससे कंजर्वेटिव्स को एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी, जबकि 27 जनवरी को कनाडा की पार्लियामेंट का इजलास होना था और अपोजिशन जमातों ने जस्टिन ट्रूडो की अक़लियती हुकूमत को जल्द गिराने का ऐलान किया था। मगर अब पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तिल है, इसलिए अब अपोजिशन मई के करीब ही अदम एतमाद की तहरीक ला सकेगी। अपोजिशन की तनकीद और मकबूलियत के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज़ खासतौर पर महंगाई के मसले पर कैनेडियन अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहे हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में उनकी एक स्टील वर्कर के साथ बहस की वीडियो भी वायरल हो गई थी, जिसमें एक वर्कर जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद करते हुए उनसे कह रहा था कि जस्टिन आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जब जस्टिन ट्रूडो उस शख्स को कायल करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि मुझे आप पर 1 सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक इस सब के बावजूद जस्टिन ट्रूडो कुछ अरसा पहले तक लिबरल कानून साजों की हिमायत बरकरार रखने में कामयाब रहे थे, जो अवामी राय और गुज़िश्ता साल होने वाले 2 स्पेशल इलेक्शंस में अपनी यकीनी नशिस्तें हारने पर परेशान थे। लेकिन गुज़िश्ता माह जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़े के मुतालबात में उस वक्त शिद्दत आ गई जब उन्होंने अपनी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को डिमोट करने की कोशिश की, जो काबीना में उनके करीबी इत्तेहादियों में से एक थी, क्योंकि क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उनके मज़ीद अखराजात के मनसूबों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस हवाले से CNN के मुताबिक गुज़िश्ता माह क्रिस्टिया के अचानक इस्तीफ़े ने जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को हिला कर रख दिया था, जिन्होंने सालाना फिस्कल अपडेट पेश करने से चंद घंटे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़े में क्रिस्टिया ने ट्रूडो के सियासी शोबदेबाजियों पर शदीद तनकीद की थी और उनकी हालिया चंद पॉलिसियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कनाडा इन पॉलिसियों का बोझ उठाने की इस्तात नहीं रखता। कनाडा में इन पॉलिसियों को इंतखाबात से पहले वोटर्स को वापस हासिल करने की कोशिश समझा जा रहा है और ये ऐसे वक्त में सामने आ रही थी जब मुल्क को अमेरिका में ट्रंप की नई इंतजामिया की जानिब से मुमकिना तौर पर भारी टैरिफ्स लगने का संगीन खतरा दरपेश है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा से आने वाली तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप के इन अज़ाइम की वजह से कनाडा समेत दुनिया भर में बेचैनी नजर आ रही है और इसी वजह से ट्रंप की कामयाबी के बाद जस्टिन ट्रूडो ने हैरानकुन तौर पर 30 नवंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक उन्होंने टैरिफ के हवाले से ही बात की थी। मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा था कि ये एक प्रोडक्टिव मुलाकात थी, जबकि उन्होंने उस वक्त तंजिया तौर पर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत और जस्टिन ट्रूडो को उस रियासत का गवर्नर करार दिया था। जबकि अब जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद एक बार फिर ट्रंप ने तंजिया तौर पर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने का इजहार करते हुए कहा है कि कनाडा के बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना पसंद करेंगे। अमेरिका अब कनाडा को चलाने के लिए दरकार बड़े तिजारती खसारे और सब्सिडीज़ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जस्टिन ट्रूडो ये जानते थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त कनाडा में सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया है, मगर वो अपनी पार्टी की जानिब से नए लीडर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने 24 मार्च तक पार्लियामेंट को भी मुअत्तिल कर रखा है और इस साल अक्टूबर में कनाडा में आम इंतखाबात भी होने हैं। लेकिन अपने 9 साल तवील इख्तिदार के दौरान जस्टिन ट्रूडो अक्सर खबरों में रहे हैं, जिनमें से कुछ की वजह मुस्बत थी तो कुछ में उनके स्कैंडल्स भी सामने आए। शामी मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी से लेकर गुज़िश्ता साल भारत पर उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात भी काफ़ी मकबूल हुए। 2015 के इंतखाबात में कनाडा में शामी पनाहगुज़ीनों की आबादकारी जस्टिन ट्रूडो की इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने 25,000 शामी पनाहगुज़ीनों की आबादकारी का वादा किया और फिर इस वादे को निभाया भी, और उनकी हुकूमत ने शामी बच्चों के इस्तकबाल के खुसूसी इंतजामात किए। कैनेडियन बच्चों ने शामी मुहाजिरीन के इस्तकबाल के लिए वो नात भी पढ़ी जो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना आमद के मौके पर मदीना की बच्चियों ने पढ़ी थी। जबकि अपने इख्तिदार के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने 2 बार इंतखाबात भी करवाए।
जिनमें उनकी मकबूलियत में मुसलसल कमी देखी गई। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो की इब्तदाई मकबूलियत ने उन्हें उन आफात से बचने में मदद दी जो दूसरे कैनेडियन सियासतदानों को गर्क कर सकती थी। 2017 में एथिक्स कमिश्नर ने फैसला दिया कि जस्टिन ट्रूडो ने वेकेशंस, गिफ्ट्स और फ्लाइट्स कबूल करके मफादात के टकराव के उसूलों की खिलाफवर्जी की थी। यह पहला मौका था जब किसी वज़ीर आज़म को ऐसी खिलाफवर्जी का मुर्तकिब पाया गया था, जबकि 2019 की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी एक जवानी की तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने खुद पर काला रंग लगाया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया था, जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने बार बार माफ़ी मांगी थी और अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड को इसका जिम्मेदार ठहराया। 2019 के इंतखाबात में जस्टिन ट्रूडो की जमात ने इक़्तिदार बरकरार रखा, मगर उनकी मकबूलियत में कमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार में रहने के लिए दीगर जमातों पर इन्हिसार करना पड़ा। इंतखाबात में कामयाबी के चंद महीनों बाद कोरोना जैसी आलमी वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इस दौरान जस्टिन ट्रूडो महीनों तक रोज़ाना टेलीविजन पर आकर कनाडा के अवाम को तसल्लियाँ देते रहे। ताहम इस दौरान कानून साजों ने रिपोर्ट किया कि वो वोटरों को अपने आप से मजीद दूर कर रहे हैं और उनकी हिमायत की शरह कभी बहाल ना हो सकी। 2021 में जस्टिन ट्रूडो ने हैरानकुन तौर पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, शायद इस उम्मीद के साथ कि अवाम कोरोना की सूरत हाल को संभालने की वजह से उन्हें अक्सरियत देगी, मगर ये तरकीब उल्टी पड़ गई और इसका नतीजा एक और अक़लियती हुकूमत की सूरत में निकला। अब बिलाखिर 9 साल बाद हुकूमत करने के बाद जस्टिन ट्रूडो हुकूमत और पार्टी दोनों की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। दूसरी तरफ नवंबर 2024 में सदारती इंतखाबात में हैरानकुन कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं और 20 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद वो बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और इस सिलसिले में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल भी जारी है। इस हवाले से अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की कामयाबी की तस्दीक कर दी है। मौजूदा नायब अमेरिकी सदर और सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त खाने वाली डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने नताइज की तौसीक के लिए अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की मुश्तरका इजलास की सदारत की और जब कमला हैरिस ने हतमी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया तो रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की जीत पर तालियां बजाई और फिर डेमोक्रेट्स ने उनके वोट्स पर तालियां बजाई। The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris D. Harris of the state of California has received 226 votes. This announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States. लेकिन 2020 में जब ट्रंप मौजूदा अमेरिकी सदर बाइडेन से इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने नताइज ही मानने से इनकार कर दिया था और धांधली का इल्जाम आयद करते हुए अपने नायब सदर माइक पेंस से इंतखाबी नताइज को अपने हक में देने का मुतालबा कर दिया था। और जब माइक पेंस ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी और आज से 4 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था और अमेरिकी कांग्रेस से सदर बाइडेन की कामयाबी की तस्दीक के अमल को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमात चले और सजाएं सुनाई गई, जबकि खुद ट्रंप को भी इस हवाले से कई मुकदमात का सामना करना पड़ा। और दिसंबर 2023 में रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर सिर्फ रियासत के प्राइमरी सदारती इंतखाबात के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इंतखाबात लड़े और उन्होंने कामयाबी हासिल की। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने यह वादा किया कि वो सदर बनने के फ़ौरन बाद उन फसादात में सज़ा पाने वाले अफराद की सदारती माफ़ी का ऐलान करेंगे। 20 जनवरी को ट्रंप बाकायदा तौर पर सदर बनेंगे। अब ये देखना होगा कि ट्रंप अपने इंतखाबी वादे पर अमल करेंगे या नहीं और उन्हें इस हवाले से कितने कानूनी चैलेंजेस का सामना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।